वेलकम लर्नर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HPBEd एंट्रांस एग्ज़ाम 2021 में आए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। हर साल HPBEd एंट्रांस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 90 तक 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिए है अल्फ़ाबेट्स की, जिसमें QPO, NML, KJI, यहाँ पर हमारे 3 अल्फ़ाबेट आएंगे, EDC। अब हमें देखना है कि वो 3 अल्फ़ाबेट इन 4 ऑप्शन में से कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड से देखना शुरू करें तो यहाँ पर लिखा है CDE, फिर गैप है, फिर IJKLMNOPQ। तो ये ABC लिखी है आपकी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट के लिए C से स्टार्ट होती है, CDE। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, FGH, क्योंकि उसके बाद IJKLMNOPQ। तो आंसर में होगा HGF। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें लिखा है CDE, फिर FGH, फिर IJK, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये हमने पिछली 2 वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया है, फिर से करते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ये पूछा गया था। E2 F2, यहाँ पर क्या आएगा ये अभी हम देखेंगे। F2 पहले से दूसरी टर्म में एक F ऐड हुआ, दूसरी से तीसरी टर्म में एक E एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हुआ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले F ऐड हुआ फिर E, अब क्या होना चाहिए D। तो इसीलिए ये हो जाएगा, इसमें एक D ऐड करेंगे तो ये बनेगा D2 E2 F2। फिर से देखोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर एक F ऐड हुआ है। तो ऐसे करके आगे आप हमारी सीक्वेंस चलती रहेगी। तो इसलिए आंसर क्या होगा, D2 E2 F2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, साउंड कैकोफोनी, हिंदी में ध्वनि कोलाहल। कोलाहल ध्वनि का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। तो इसीलिए हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन में क्या रिलेशन है, ऐसा कोई रिलेशन मिलता है, कोई किसी का टाइप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्पीच, ओरेशन, टच, मसाज, स्मेल, स्टेंच, टेस्ट, स्टाइल। आप हिंदी में देख सकते हैं गंध, बदबू। बदबू गंध का एक प्रकार है, आपका मतलब स्टेंच स्मेल का एक टाइप होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे गिवन के साथ एक रिलेशन देता है, क्योंकि ये भी एक कोकोफोनी, काकोफोनी भी एक साउंड का टाइप है, वैसे ही बदबू भी गंध का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, राजा वॉक 10 मीटर फ्रॉम A to B इन द ईस्ट। सबसे पहले हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। ये आप याद करना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो राजा वॉक 10 मीटर फ्रॉम A to B, अगर A यहाँ है, A से B किस में गया, ईस्ट में, मतलब यहाँ के लिए A से B चला राजा ईस्ट में 10 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया और 3 मीटर चला। बी पर जब वो खड़ा था तो राइट उसका निचली साइड आएगा और लेफ्ट ऊपरी साइड के लिए, तो इसलिए राइट चला कितना, 3 मीटर। फिर उसने राइट लिया और 14 किलोमीटर चला। तो अब जब यहाँ पर वो खड़ा होगा तो उसका राइट इस साइड के लिए और लेफ्ट पल्ली साइड के लिए हो जाएगा, इस साइड के लिए हो जाएगा। तो इसलिए वो फिर यहाँ से 14 चला, टोटल वो 14 मीटर चला। तो यहाँ तक वो
10 मीटर, फिर यहाँ से आगे 4 मीटर। ये को यहाँ से लिखते हैं, तो ये यहाँ, क्योंकि ये 3 मीटर था तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर ही। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसे हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका हाइपोटेन्यूज, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और हिंदी में कर्ण कहते हैं। जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम बेस कहते हैं या आधार, और जो ये बनता है ये तीसरी साइड, ये अब हमारी होती है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। तो यहाँ पर जब भी समकोण त्रिभुज में आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, 3 मीटर, जिस जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ होता है कि वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 होता, कितना होता है, 9। 4 मल्टीप्लाई 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 16। तो ये ऐड करके कितना है, 25। तो हमारा हैप्पीनेस कितना आ गया, 25। और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से हैप्पीनेस आ जाएगा हमारा 25 का √। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 25 मिलता है, वो कौन सा है, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन हो जाता है, गलत प्रश्न है, तो इसलिए हम रॉन्ग क्वेश्चन ये है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका आंसर था 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h का स्क्वायर 25 आना चाहिए, तो h कितना आएगा, 5। अगला क्वेश्चन, इफ n इक्वल टू 40, मैन इक्वल टू 53, देन मैनियाक। n हमें 40 दिया है। अब हमें सोचना होगा कि n 40, कुछ रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा हमें n मैनी में, फिर n का 40 के साथ, मैनी का 53 के साथ, फिर मैनियाक का। अगर आप यहाँ देखेंगे टेबल में, आप पहले सबसे पहले a से लेकर z को नंबर असाइन कर लो, 1 से लेकर 26 तक। तो सबसे पहले a के लिए हमारा 1 असाइन होता है, n के लिए 40 और y के लिए 25। अगर आप n में आपका a पे 1, n के लिए आपका 14, y के लिए आपका 25, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। वैसे ही मैनी के लिए n, y, m के लिए 13, a के लिए 1, n के लिए 14, y के लिए 25। अब इन सबको ऐड कर लो, ये आपका 39, ये कितना जाएगा, 53। तो कितना आया, 53। बस सेम टू सेम हम अब मैनियाक के लिए करेंगे, MANIAC। m के लिए नंबर असाइन होता है 13, a के लिए 1, n के लिए 14, i के लिए 9, a के लिए 1, c के लिए 3। अब इन सबको ऐड करना, ऐड करेंगे हम, 13 प्लस 1 14, 40 14 प्लस 14 28, 29 प्लस 10 28 प्लस 10 हो गया, फिर 38 प्लस 3 कितना आ गया, 41। इन सबको ऐड करके कितना हमारा, 41। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए मैनिया कितना हो जाएगा, 41। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग टर्म। इस जो श्रृंखला में एक पद हमारा गलत है, हमें पता करना है कि वो कौन सा है। इसमें से 1, 3, 10, 21, 63, 129 में से कोई एक गलत है, जो कि इस सीरीज में नहीं आना चाहिए, या जो इस सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए था।
तो हम देखेंगे, पहले तो हमें एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे इन सब टर्म्स के बीच। पहले देखेंगे हम 1 से हम 3 तक कैसे जा सकते हैं, फिर 3 से हम 10 तक कैसे जा सकते हैं, फिर 10 से 21 तक। अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 और प्लस करूं 1 तो कितना बन जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो हम 1 से 3 तक पहुंच गए। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 3 से और +1 तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 कितना हुआ, 10। तो हम पहुंच गए, अब 1 से पहुंच गए हम 3 तक, 3 से पहुंच गए हम 10 तक। अब हम 10 से 21 तक कैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके 2 से फिर +1 तो ये हो जाएगा 20 + 1 21। अब 21 के आगे पहले हमने सबसे पहले नंबर में मल्टीप्लाई किया 2 फिर +1, दूसरे में मल्टीप्लाई 3 + 1, फिर से हमने किया मल्टीप्लाई 2 + 1, तो अब क्या आएगा, फिर से मल्टीप्लाई 3 + 1। इसके बाद ये आ रहा है, इसकी तरह सेम टू सेम यहाँ पर होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 21 × 3 + 1 हो गया आपका 63 + 1 कितना आना चाहिए था, 64। फिर अगर हम 64 से आगे जाते हैं तो 64 को हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ना था कितने से, 2 से +1, क्योंकि अल्टरनेट में चल रहे हैं। पहले हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें +1 फिर उसके बाद आना चाहिए 3 प्लस मल्टीप्लाई 3 + 1 फिर से 2 + 1 कितना होना था, 128 + 1 129। तो हमारे पास आता है 1 के बाद 3 फिर 10 फिर 21 फिर 64 फिर 129, जबकि यहाँ पर कितना दिया है 63। तो 63 इस सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए था, तो ये एक रॉन्ग टर्म है इस सीक्वेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9:13 एंड 10:12 विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी टुगेदर। 9:13 और 10:12 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। 9:13 और 10:12 के बीच हमें एक ऐसा टाइम बताना है कि जब दोनों सुइयां मतलब घंटे की और मिनट की सुई एक साथ अलाइन होगी। जैसे कि अगर ये मेरे घंटे की सुई है तो इसके ऊपर ही मेरी ऐसी मिनट की सुई भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही 1 घंटे के ऊपर मिनट की सुई भी होनी चाहिए। तो हमें टाइम बताना है कि ऑप्शन दिए हैं हमारे पास कि 9:45 पे, या दूसरा ऑप्शन दिया 9:49 1/11 पे, या 9:48 पे, या 9:47 पे। इन इन चारों ऑप्शन में से किस समय पे घंटे की सुई मिनट की सुई के साथ अलाइन करेगी, ये हमें पता करना है। क्लॉक वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला था एंगल निकालने का, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच अगर मेरे को एंगल निकालना होगा तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। एंगल को हम थीटा लिखते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला है 30 × आवर -11/2 × मिनट का मॉड। मॉड का अर्थ होता है कि अगर जो अंदर सॉल्व करके आएगा मेरा, अगर वो माइनस में है तब हमारा आंसर प्लस में ही बनेगा। मतलब अगर इसके मॉड के अंदर आंसर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पर बाहर निकल के हमारा हमेशा सॉल्यूशन प्लस में ही आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए, अगर मेरा -mod 2 आया तब भी मेरा आंसर 2 होगा। अगर 2 मॉड के अंदर 2 होगा तब भी आंसर 2 होगा। तो मतलब माइनस साइन को ये ख़त्म कर देता है मॉड। बस इतना याद रखना आप। यहाँ पर हमें थीटा दिया है क्योंकि अलाइन होते हैं, तो जब दोनों अलाइन होते हैं तो एंगल कितना बनेगा, 0। 30। तो अब हमें टाइम निकालना है 9 बजे के बाद। तो सबसे पहले हम 9 आवर की जगह 9 डाल देंगे।
11/2 मिनट हमें निकालने हैं। तो अब मॉड हट जाएगा क्योंकि अंदर पॉजिटिव होगा, तो मॉड हट जाएगा। तो इसे लिख सकता मैं 270 माइनस 11/2 मिनट 0 के बराबर। अब यहाँ से 270 ये पल्ली साइड चले गया इक्वल टू के मिनट। अब मुझे मिनट निकालने हैं, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 270, ये उल्टा हो जाएगा 2/11, ये बन गया हमारा 540/11। अब हम 540 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 4 ज़ा 44, 10 बच गया, ऊपर से 0 आ गया तो ये 100 बन गया। 11 9 ज़ा 99, 1 कैरी, 1 कैरी नहीं 1 रिमाइंडर बच गया आपका। तो हम लिखते हैं जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे यहाँ पर, और जो हमारा ये आता है जिसे हम हिंदी में भागफल और इंग्लिश में क्वोशिएंट करते हैं उसे हम यहाँ लिखते हैं 49, और जो रिमाइंडर है उसे यहाँ लिखते हैं। तो ये इतना आ गया हमारा। मिनट कितना है, 49 1/11 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 तो हमारे ओवर थे ही, 9 तो हमारे पास ओवर था ही क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल नेमली Z, Y, X, W, V एंड U। हमें अगर सीधा मैं ऑप्शन यहाँ पर देखूं, पूछा क्या है, हाउ इज W रिलेटेड टू Z। W और Z असल में है क्या दिए हुए, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के बीच रिश्ता क्या हो सकता है। मैं सिर्फ एक बिल्कुल, अगर मैं कोई क्वेश्चन जल्दी करना होता तो मैं क्या ट्रिक यूज़ करता, क्योंकि ये हमें Z, Y, X, W, V और U दिए हैं चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के बीच तो रिश्ता या तो भाई बहन का हो सकता है, या मतलब कज़न ब्रदर मतलब सिस्टर ऐसे करके ही हो सकता है। तो अंकल तो हो नहीं सकते, मतलब वाई और जेड के बीच अंकल का रिलेशन तो हो नहीं सकता, ना ही ना इसका हो सकता। तो बच गया आपका कज़न और सिस्टर, चचेरे भाई और बहन, ये ऑप्शन। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया हमें Z and V आर ब्रदर्स, Z और V आपस में क्या है, ब्रदर्स। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, ब्रदर्स। U इज सिस्टर ऑफ V, U सिस्टर है किसकी, V की, तो मतलब वो Z की भी सिस्टर होगी, सिस्टर। X इज ओनली सन ऑफ Z's अंकल, तो Z के अंकल, Z के अंकल का बेटा है X, ठीक है। Y एंड W आर डॉटर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ X फादर, X के जो फादर है उनका जो ब्रदर होगा वो ब्रदर कौन होगा, Z, V और U का फादर। उन उनकी बेटियां हैं Y एंड W, Y एंड W उनकी डॉटर है। तो ये Z, V, U, Y, W आपस में भाई बहन ही है सारे। तो हमें पूछा है कि हाउ इज W रिलेटेड टू Z, Z से W का क्या रिश्ता है। तो इन W है इनकी सिस्टर, किसकी, Z और V की। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सिस्टर। अगला क्वेश्चन, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन चार ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन एक अलग है बाकी तीन से। 275, 183, 242 और 119 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो
275 एक ऑड नंबर है, 183 भी एक ऑड नंबर है, 119 भी ऑड नंबर है, जबकि 242 एक इवन नंबर है। आपको ऑड नंबर और इवन नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब हिंदी में कहते हैं उसे विषम संख्या, और इवन को कहते हैं सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भागी जा सके। 2 से भाग, जो 2 से भाग होती है। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, भाग नहीं होती। तो 275 आपका 2 से भाग नहीं होता, 183 भी 2 से भाग नहीं होता, पूरा का पूरा भाग नहीं होता, 119 भी 2 से पूरा का पूरा भाग नहीं होता, डेसिमल में जाता है पर पूरी तरह से भाग नहीं होता। डेसिमल में मतलब दशमलव लग के तो डिवाइड होता, पर हमारा ऐसे पूरा डिवाइड नहीं। 242 हमारा 2 से पूरा का पूरा डिवाइड होता, तो इसलिए ये क्या है, एक इवन नंबर। और जो बाकी के 3 है वो क्या है, ऑड नंबर। तो इसलिए सब इनमें से डिफरेंट कौन हुआ, 242। अब आपने कभी भी एक आपको टिप देता हूँ, अगर आपको कभी भी सम संख्या और विषम संख्या देखनी होती तो आप उसका नंबरों का इकाई अंक देखते हैं, यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट देखते हैं आप। जैसे यहाँ पर 5 है, तो 5, 3, 1, जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आए, वो हमेशा होती है विषम संख्या। और जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे, यूनिट डिजिट के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 आए, वो क्या होती है, सम संख्या। तो यहाँ पर 5 था, 3 था और 9 था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। 2 था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी, इवन नंबर या सम संख्या। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें एक फिर से सीक्वेंस दिया नंबर्स की, तो हमें बताना है यहाँ पर जो हमारे पास खाली स्थान दिया है यहाँ पर क्या आएगा। तो हम देखते हैं, 325 दिया है हमें, 259 दिया है, 204 दिया है, 160, 127, फिर एक ब्लैंक, फिर 94। सबसे पहले हम देखेंगे 325 और 259 के बीच का गैप कितना है। 259 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कैरी लेकर 15 और 50 में से 9, तो 6, ये 31 बच गया, तो 6 कितने का गैप है इनमें, 66। ये कितना ज़्यादा है, 55 देख सकते हैं आप, 55। और ये कितना है ज़्यादा, 160 से कितना ज़्यादा है, 44। और 160 127 से कितना ज़्यादा है, 33। तो अगर हम इसी लॉजिक को कंटिन्यू रखें, तो जो यहाँ पर नंबर आएगा उससे 127 कितना ज़्यादा होना चाहिए, 22 ज़्यादा। और 94 से जो यहाँ पर नंबर आएगा वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, 11 ज़्यादा। तो 94 प्लस 11 होते हैं 105। तो देखो 105 में जब आप 22 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 127। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 105। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, Niranjan moved a distance of 150 meter towards north. He then turned to the left and walked for about 50 meter, turned left again and walked another 160 meter. Finally, he turned to the right at an angle of 45 degree. In which direction was he moving finally? सबसे ऐसे क्वेश्चन में जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपका डायरेक्शन हल्की सी भी आपकी ओरे परे होगी तो आपका फाइनल आंसर गलत आएगा। फिर से आपको अभी याद ही रखना है ये हमेशा कि नॉर्थ ये होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, जो यहाँ पे खड़ा था उसके लिए, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो निरंजन मूव द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। ये देखो
ये मान लो निरंजन है। सबसे पहले वो नॉर्थ में चला, कितना, 150 मीटर। फिर ही टर्न टू द लेफ्ट, उसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट उसका इस साइड के लिए हो जाएगा। जब वो यहाँ खड़ा है तो लेफ्ट है और कितना चला वो, 50 मीटर, 50 मीटर चल गया। अब वो लेफ्ट को टर्न किया, जब यहाँ पर वो खड़ा है तो ऊपर जो उसका अबब है वो उसका राइट हो जाएगा, नीचे के लिए उसका लेफ्ट हो जाएगा। जब वो यहाँ पर खड़ा है तो उसमें तो वो किस साइड मुड़ा, लेफ्ट की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। और एक कितना चला, 160 मीटर। 150 मीटर यहाँ तक हो गया, फिर 10 मीटर और, तो 160 मीटर यहाँ आएगा। कितना चला, 160 मीटर, यहाँ पर खड़ा हो गया। फिर ही टर्न टू द राइट, अब यहाँ पर खड़ा जब है वो, तो उसका राइट इस साइड को है, लेफ्ट उसका इस साइड को, तो राइट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो चला, जब वो मुड़ गया तो कितने राइट साइड पे मुड़ के वो 45 का एंगल बनाया उसने। तो इसको हम ऐसे लाइन मारते हैं तो 45 का एंगल उसका जब राइट में मुड़ के यहाँ बनेगा। ये कितना है, 45 डिग्री का एंगल। तो अब हमें बताना है कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में है। तो ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो वो यहाँ पर बीच में, तो किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मुड़ गया वो 45 डिग्री का एंगल लेके। तो उसका आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर होगा, नॉर्थ वेस्ट। अगला क्वेश्चन, ये फिर से ये क्वेश्चन एक क्लॉक का क्वेश्चन है। एट वट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 40 minutes past 2। जब भी आपको एंगल निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। एच की जगह आपको आवर डालना है और मिनट की जगह आपको मिनट डालने हैं। आपको दिया होगा, जब आपको एंगल निकालना होगा, आपको दिया होगा जैसे कि 2:40 पे, कि 2:40 पर घड़ी की सुई में का क्या कौन बनता है, ऐसे आपको पूछा जाएगा। या 3:15 पे कुछ भी दिया जाएगा आपको, घंटे और टाइम, घंटे और मिनट। तो यहाँ पर हमें दिया है आवर की जगह 2, और यहाँ पर मतलब एच है हमारे पास 2, मिनट है हमारे पास 40। तो हम अब एंगल निकालेंगे। 30 मल्टीप्लाई एच कितना है, 2, -11/2, मिनट की जगह हम 40 पुट करेंगे। 2 से 40 डिवाइड करेंगे तो कितना, 20 कट कर लेंगे। 30 मल्टीप्लाई से 2 हो गया आपका 60, -11 मल्टीप्लाई 20 हो गया 220। 60 में से आपके 220 निकाले तो -160 होता है, क्योंकि आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि मॉड का अर्थ है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो मॉड माइनस को कैंसिल कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 160 डिग्री, क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं हम। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी, 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कतार में अमृता आगे से 10वें जबकि मुकुल पीछे से 25वें और ममता इन दोनों की ठीक बीच में है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हो तो ममता सामने से किस स्थान पे आती है। आपके पास एक कतार है, ये कतार है जिसमें 10वें नंबर पे आपकी अमृता थी। स्टार्टिंग से 10वें नंबर पे यहाँ पर कौन है, अमृता 10वें स्थान पे। मुकुल पीछे से 25वें स्थान पे, ये आपकी कतार की एंडिंग है। तो मुकुल पीछे से यहाँ पर इस स्थान पे आता है 25वें स्थान पर, जबकि ममता अमृता और मुकुल के बीच में है। तो हमें बतानी है कि ममता की आगे से जो पोजीशन है वो कितनी होगी। मुकुल की पीछे से पोजीशन है 25। तो हमें अब सबसे पहले निकालना होगा कि मुकुल आगे से किस पोजीशन पे खड़ा है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50।
उसमें से माइनस करना है जितना वो पीछे से खड़ा है, कितना 25, और प्लस करना है आपको 1। जब भी आपको दिया होगा कि कोई इंसान पीछे से इस पोजीशन पे खड़ा है, तो अब जब आपको उसको आगे से निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि टोटल पर्सन कितने हैं, माइनस जितनी उसकी रैंक पीछे से है 25 प्लस 1 करना आपको। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 26। तो अब हमें पता चल गया कि मुकुल की आगे से पोजीशन कितनी है 26। कहाँ से? आगे से। पीछे से 25, आगे से 26। अब हमें पूछा है कि ममता है अमृता और मुकुल के ठीक बीच में। तो अमृता की 10th पोजीशन है, मुकुल की 26। तो उन दोनों का बीच कितना होगा 10 और 26 का बीच में कितना होगा 18। क्यों? 10 और 26 के बीच का गैप है 16। तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो इसलिए 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 26। तो इसीलिए ममता किस पोजीशन पे खड़ी होगी आपकी 18 पे। तो इसलिए आपका 18 सही आंसर होगा। सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ डे बिफोर द 27th डे ऑफ दैट मंथ। किसी महीने का तीसरा जो दिन है वो मंगलवार है। तीसरा दिन आपका क्या है? मंगलवार। तीसरा दिन आपका मंगलवार है। अब हमें पूछा है कि 27वें दिन से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा उसी महीने में। तो 27वें दिन से कितने दिन पहले? 4 दिन। तो 23rd। 23वें दिन पे कौन सा बार होगा? ठीक है, कौन सा बार होगा? तो हमें 23 पे निकालना है कौन सा दिन होगा। मतलब इसे आप बिल्कुल आसानी से देखेंगे। अगर 3 को ट्यूसडे है, आपको पता है कि 7 दिन के बाद दिन फिर से रिपीट होता है। अगर 3 को ट्यूसडे है तो 10 को भी ट्यूसडे होगा, आपका 17 को भी ट्यूसडे होगा, और 24 को भी ट्यूसडे होगा। अगर 24 को ट्यूसडे होगा तो 23 को क्या होगा? उससे एक कम। ट्यूसडे होता है मंगलवार, मंगलवार से कम क्या होता है? एक दिन पहले क्या होता है? सोमवार। तो क्या होगा? सोमवार। तो 23 को क्या होगा? सोमवार, मंडे। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार। टायर पार्ट है किसका? कार का। स्टीयरिंग व्हील किसका पार्ट है? कार का। इंजन भी किसका पार्ट है? कार का। अगर कार एक ऑब्जेक्ट है तो टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन उसके पार्ट्स है। तो 3 हमें पार्ट्स दिए हैं, एक वो ऑब्जेक्ट खुद दिया है जिसके वो पार्ट्स है। तो इसीलिए कार इन तीनों से अलग होगा, क्योंकि कार के ये 3 पार्ट्स हैं। कार खुद में अपना पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अगला तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इफ नोएडा इज रिटन एज OBJEB देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली? नोएडा। एन की जगह आ रहा है ओ की जगह पी, आई की जगह जे, डी की जगह ई, ए की जगह बी। अब यहाँ टेबल में देखो, एन की जगह क्या आ रहा है? ओ। तो मतलब एन में एन से जो अगला लेटर है वो आ रहा है। ओ की जगह क्या आ रहा है? पी। ओ से जो अगला लेटर है वो आ रहा है। आई की जगह जे, तो आई से जे के बीच रिश्ता क्या है? जे आई से एक ज़्यादा है, अगले नंबर पे आता है। डी के बाद वैसे ही डी के और ई के बीच रिश्ता है। ए से बी का भी वही है कि बी ए के बाद आता है। तो इसीलिए दिल्ली के लिए भी हम यही करेंगे।
डी से एक बड़ा कौन सा अल्फ़ाबेट है? ई। ई से एक ज़्यादा अगले स्थान पे कौन आता है? एफ। एल से एम। एच जाएगा अपना आई पे। आई जाएगा फिर जे पे। तो हमारे पास क्या बन गया कोड? ई एफ एम आई जे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, इन द स्कूल मिड टर्म एग्जाम राम हैज लोअर मार्क्स देन मोहन बट हैज मोर देन सोनम, हाउएवर कर्मा also has more than Ram who has the lowest marks। किसी मिड टर्म एग्जाम के स्कूल के मिड टर्म एग्जाम में राम के मोहन से कम मार्क्स है, तो इसलिए मोहन से कम किसके हैं? राम के। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सबसे पहले। पर ज्यादा है किससे? राम के। किससे ज्यादा है? सोनम के मार्क्स से। हाउएवर जबकि कर्मा ऑल्सो हैज मोर देन राम, कर्मा के भी राम से ज्यादा है। पर ये नहीं हमें पता कि मोहन के ज़्यादा है कि कर्मा के, पर इतना पता है कि कर्मा के भी राम से ज़्यादा है, मोहन के भी राम से ज़्यादा है। तो इसमें पूछा है कि सबसे कम किसके है, तो सबसे कम किसके हैं? सोनम के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें एक सीक्वेंस बनानी है जिसमें देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले जॉब आएगी, इंडिपेंडेंस आएगी, स्टडी आएगी, इनकम आएगी, ये कि एग्जाम आएगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम? स्टडी। स्टडी के बाद हम देते हैं एग्ज़ाम। 5वें नंबर पे एग्ज़ाम है। फिर एग्ज़ाम के बाद हमें मिलती है जॉब, नंबर 1 आएगा। जॉब के बाद हमें मिलती है इनकम, इनकम के बाद मिलती है हमें इंडिपेंडेंस। तो 2, तो 3 5 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, 3 5 1 4 2। अगला क्वेश्चन, इफ y exceeds x by 20% then x is less than y by। यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितना कम है? y x से 20% अधिक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मानेंगे x हम मानते हैं 100, 100 है कि x 100 है अगर, तो y कितना हो जाएगा? क्योंकि y x से 20% अधिक है तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो 20, तो y कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। आपका y कितना आ गया? 120। अब हमें पूछा है जो x है वो y से कितना कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे 100 कितना कम है। किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। ऐसा नहीं पूछा है कि कितना कम है, कि 20 कम है। ये तो हमें पता है कि अगर y 120 है तो x 100 है। हमें परसेंट में पूछा है कि परसेंट में कितना कम है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कितना कम है? 20। पूछा किससे? y से। तो y आज जो है वो कितना है? टोटल 120 मल्टीप्लाई परसेंट जब हम निकालते हैं मल्टीप्लाई किसे करते हैं? 100 से। 26 कितने होते हैं? 120। तो ये बन गया 100/6। अगर मैं इसको कट करूं 2 से तो ऊपर 50 नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है। जब अब मैं 50 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 16 3 ज़ा 48, 2 मेरा रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने पहले भी बताया था जब हम ऐसा करते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है। जिस हिंदी में भाज्य कहते हैं या इंग्लिश में डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है। इसको हम डिवीजन कहते हैं जिसे हम भाग करते हैं। तो इसे हम क्वोशंट कहते हैं जिसे भागफल कहते हैं। भागफल को हम यहाँ लिखते हैं और जो रिमाइंडर शेषफल है उसे हम यहाँ लिखते हैं। तो कितना आंसर आया हमारा? 16 2/3%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन,
The tank full of petrol in Arjun's motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, for how many days will the tank full of petrol last? ये बोल रहा है हमें अरुण की मोटरसाइकिल में पेट्रोल 10 दिनों तक चलता है। यदि प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग करना शुरू कर देता है तो पेट्रोल से भरा टैंक कितने दिनों तक चलेगा? इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। मैं मानता हूँ कि एक दिन में अरुण यूज़ करता है 100 लीटर पेट्रोल, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। तो 10 दिन में कितना पेट्रोल यूज़ करता हूँ? 1000 लीटर, ठीक है। अब ये अब हमें ऑप्शन में दिया है कि वो अब अगर 25% अधिक यूज़ करेगा रोज़, तो एक दिन में कितना करता है? 100 लीटर। तो 100 लीटर का 25% ज़्यादा निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 लीटर। तो मतलब 100 लीटर की जगह अब वो डेली यूज़ करने लगा कितना? 125 लीटर। तो अब उसका टोटल पेट्रोल कितना था उसके पास 10 दिन का? 1000 लीटर। जब हम उसे 100 से डिवाइड करते तो 10 दिन आता था। तो अब हम इसे कितने, क्योंकि अब वो 25 लीटर और यूज़ करने लगा रोज़, तो टोटल करने लगा वो 125 लीटर दिन का। तो हम 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे। तो 125 8 होते हैं 1000। तो कितना आंसर आएगा? 8 डेज। तो इसका आंसर है डी, 8 डेज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।